गुड मॉर्निंग। इन्वेंट्री वैल्यूएशन और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जहाँ पे हमने कल बात की थी कि हम फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक स्टॉक को फिजिकली वेरीफाई करते हुए गोडाउन में स्टॉक को चेक करते हैं और चेक करते हुए हम कितना स्टॉक गोडाउन में अवेलेबल है उसको कैलकुलेट करते हैं और वो कैलकुलेशन हमारी यदि 31 मार्च से पहले या 31 मार्च के बाद में जाके कंप्लीट होती है तो हमें 31 मार्च के दिन कितना स्टॉक था ये आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ एडजस्टमेंट्स करने हैं। एडजस्टमेंट्स बहुत सिंपल हैं। आपको सपोज आप 31 मार्च को स्टॉक चाहिए और आपका स्टॉक कैलकुलेट हुआ है 7 अप्रैल को। तो करना क्या है, ड्यूरिंग दिस पीरियड 31 मार्च से 7 अप्रैल के बीच में जितना भी स्टॉक और ऐड हुआ है गोडाउन में वो सब वापस माइनस कर दो ताकि पीछे आ जाए, और जितना भी स्टॉक इस पीरियड में गोडाउन से कम हुआ है वो वापस ऐड कर दो ताकि हम 31 मार्च पे आ जाए। बस आपको ये एडजस्टमेंट करने हैं, कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको सिर्फ सोचना पड़ेगा कि ड्यूरिंग द पीरियड, लाइक मैं आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखवा दूं, सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड ऐड होगा, परचेज ड्यूरिंग द पीरियड लेस होगा। 2 पॉइंट के लिए तो बात समझ में आती है, लेकिन और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है चेक करने का कि क्या वो गोडाउन में उस दिन था या नहीं, यानी हम उसे ऐड करेंगे या लेस करेंगे, ये चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है। आप 2 क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लीजिए। क्या गोडाउन में जो भी स्टेटमेंट दिया है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया है, उस इंफॉर्मेशन से जो भी हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, क्या वो स्टॉक 31 मार्च को गोडाउन में था, यस और नो। सपोज यस था, क्या वो 7 अप्रैल को भी गोडाउन में था? आंसर सपोज यस था। इसका मतलब उस पर्टिकुलर स्टॉक का हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि उसे हमने ऑलरेडी स्टॉक में इंक्लूड कर लिया है, तो रिजल्ट कुछ नहीं करना है। यदि वो स्टॉक, वो गुड्स 31 मार्च को गोडाउन में थी और 7 अप्रैल को 31 मार्च को गोडाउन में नहीं थी और 7 अप्रैल को भी गोडाउन में नहीं थी, तो भी हमें उस स्टॉक का कुछ नहीं करना है क्योंकि 7 अप्रैल को जब हमने स्टॉक काउंट किया तब भी वो स्टॉक में इंक्लूड नहीं हुआ है और 31 मार्च को भी वो स्टॉक में नहीं था, यानी हमें इसका भी कुछ नहीं करना है। 31 मार्च को स्टॉक गोडाउन में था और 7 अप्रैल को नहीं था। 31 मार्च को वो स्टॉक गोडाउन में था, यानी 31 मार्च की डेट पे जाके चेक किया तो आंसर यस में आ रहा है, और 7 अप्रैल को आंसर चेक किया तो आंसर नो में आ रहा है। इसका मतलब मुझे उसे स्टॉक में ऐड करना है, और यहाँ पे नो का आंसर आ रहा है, यहाँ पे यस का आंसर आ रहा है, तो मुझे लेस करना है। सिर्फ ये रूल पे आप काम करेंगे, द डेट ऑन विच वी कैलकुलेट द स्टॉक, द डेट फॉर विच वी नीड द स्टॉक, दो डेट्स सामने लिखना है और अपने इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है कि क्या वो गोडाउन में था। दोनों डेट्स पे चेक करना है कि गोडाउन में था या नहीं था, यस और नो। दोनों आंसर मैच करते हैं, दोनों में यस कुछ नहीं करना, दोनों में नो कुछ नहीं करना, एक में यस एक में नो, तो अकॉर्डिंगली प्लस या माइनस करना है। ये आपका करने का तरीका रहेगा, उसी से कंफर्टेबली आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। से गुड्स इनवॉइस्ड बाय द सप्लायर, goods invoiced by the supplier before 31st March, received on 5th of April. Invoiced by the supplier before 31st March, received on 5th of April. क्या करेंगे इसका? 31 मार्च से पहले गुड्स सप्लायर ने इनवॉइस कर दिया, लेकिन हमें वो गुड्स 5th of April को रिसीव
तो क्या वो 7 अप्रैल को स्टॉक में था? यस। क्या वो 31 मार्च को स्टॉक में होना चाहिए? यस। इनवॉइस है ना, परचेजेस रिकॉर्ड हो चुकी है, परचेजेस इनवॉइस से रिकॉर्ड करते हैं, तो परचेज रिकॉर्ड हो चुकी है, लेकिन एज 31 मार्च को गोडाउन में गुड्स नहीं थी, लेकिन परचेजेस तो रिकॉर्ड हो चुकी है क्योंकि इनवॉइस आ चुका था हमारे पास। क्या वो 7 अप्रैल को गोडाउन में था? यस। इधर रिकॉर्ड हुआ है, इधर क्या गोडाउन में था वो? फिजिकली वो गोडाउन में नहीं था, तो ऐड करेंगे या लेस करेंगे? बोलो। कुछ भी नहीं करेंगे। 7 अप्रैल को वो स्टॉक में इंक्लूड हो चुका है, और 31 मार्च को भी वो हमारा स्टॉक था या नहीं था? था, क्योंकि इनवॉइस हमारे पास आ चुकी है, इसलिए वो हमारा स्टॉक था, और 7 अप्रैल को भी स्टॉक रिकॉर्ड हो चुका है, इसलिए हमें कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। अभी तो ये पहला पॉइंट बनाया है मैंने। शक्लें ऐसी क्यों हो गई आप लोगों की यार? चलिए काम करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। X, who was closing his books on 31st March, failed to take the actual stock, which did only on 7th of April, when it was ascertained by him to be worth rupees 25,000। 9th ऑफ अप्रैल, 9th ऑफ अप्रैल को जाके स्टॉक कैलकुलेट होके आया है, और 9th ऑफ अप्रैल को जो स्टॉक हमने कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू आ रही है 25,000। It was found that the sales are entered in the sales book on the same day of dispatch and return inward in the return book as and when the goods are received back. Purchases are entered in the purchase day book once the invoice are received. It was found, purchases कब रिकॉर्ड होती है? जब इनवॉइस मिल जाता है। सेल्स कब रिकॉर्ड होती है? जब गुड्स डिस्पैच कर दी जाती हैं। सेल्स रिटर्न कब रिकॉर्ड होती है? एक सेकेंड होल्ड कीजिए। चलिए, इट वॉज फाउंड दैट द सेल्स आर एंटर्ड इन द सेल्स बुक ऑन द सेम डे। हमने इट वॉज फाउंड दैट द सेल्स बिटवीन 31st मार्च से 9th अप्रैल एज पर द सेल्स डे बुक आर 1720। Purchase between 31st March to 9th April as per purchase day book are 120,
and out of the stocks amounting to 50 were not received until after the stock was taken. Goods invoiced during the month of March, but goods received only on 4th April amounting to 100. Rate of GP 33% and 1/3 on cost. Calculate the physical stock as on 31st March. कौन सा स्टॉक चाहिए हमें? फिजिकल स्टॉक, गोडाउन में फिजिकली कितना स्टॉक था 31st मार्च को, वो हमें चेक करना है. फिजिकल स्टॉक चाहिए या इनवॉइस्ड स्टॉक चाहिए, ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. फिजिकल स्टॉक कैलकुलेट करना है. 25,000 यहां से कैलकुलेट करना स्टार्ट करें. क्या क्या अपडेट है? पहला, ड्यूरिंग द पीरियड की सेल्स कितनी हुई है? 1720. डेट लिख रहा हूं 31st मार्च एंड 9th ऑफ अप्रैल. ड्यूरिंग द पीरियड में सेल्स हुआ है 1720. क्या ये वाला स्टॉक 9th अप्रैल को स्टॉक फिजिकली कैलकुलेट करते हुए काउंट हुआ है? क्या ये वाला स्टॉक 9th अप्रैल को स्टॉक फिजिकली कैलकुलेट करते हुए काउंट हुआ है? कैसे हाँ कर रहे हो यार? इतना सा सेंस नहीं है बात कर रहे हो यार. क्या लॉजिकल बात कर रहे हो? ये बिक चुका है यार 9 अप्रैल से पहले, तो स्टॉक में कैसे काउंट हुआ होगा? क्या ये स्टॉक 9th अप्रैल को गोडाउन में फिजिकली काउंट हुआ है? आंसर इज नो. ये 9 अप्रैल से पहले बिक चुका है. यदि ये 9 अप्रैल से पहले बिक चुका है तो 9 अप्रैल को स्टॉक गोडाउन में कैसे हो सकता है? अब ये सेंस नहीं निकाल सकते तो चैप्टर नहीं होगा. ऑलरेडी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाला पार्ट है ये वाला, क्योंकि लैंग्वेज इतनी अच्छी अच्छी मिलेंगे आपको. मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक पे भी नहीं काम कर पाएंगे तो बहुत तकलीफ होगा. क्या 9 अप्रैल को ये गोडाउन में स्टॉक था? सर ये 9 अप्रैल से पहले ही बिक चुका है. ये 1 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में बिक चुका है, तो 9 अप्रैल को तो गोडाउन में नहीं हो सकता. यहाँ पे स्टॉक गोडाउन में नहीं था. क्या ये स्टॉक 31st मार्च को गोडाउन में था? हाँ, क्योंकि ये 31st मार्च के बाद बिका है. इसका मतलब ये 31st मार्च को गोडाउन में था. क्या करना है? ऐड करना है. तो ये यहाँ पे ऐड होगा इसके अंदर, लेकिन ऐड 1720 नहीं होगा, क्योंकि 1720 तो क्या है इसकी सेलिंग प्राइस. कॉस्ट पे लेते हैं हम स्टॉक, तो इसे कॉस्ट पे लाके ऐड करेंगे. कॉस्ट पे लाने के लिए इसमें से जीपी माइनस करना है. जीपी कितना है? जीपी है 1/3 ऑन कॉस्ट. 1/3 ऑन कॉस्ट का मतलब 1/4 ऑन सेल्स. इसका 1/4 जीपी. कितना बचा? 1290. ये इसमें आके ऐड हो जाएगा. सेकंड, परचेज बिटवीन 31st मार्च से 9th अप्रैल इज 120. आउट ऑफ दीज गुड्स 50 रुपीज का गुड्स अभी तक भी रिसीव नहीं हुआ है. नाउ द क्वेश्चन इज, वापस वही, क्या 120 दो पार्ट कर दूं इसके? 50 रुपए का स्टॉक जो अभी तक नहीं मिला और 70 रुपए का स्टॉक जो मिल चुका है, क्या वो 70 रुपीज का स्टॉक 9th अप्रैल को आपके गोडाउन में है? यस, क्योंकि वो रिसीव हो चुका है. क्या ये स्टॉक 31st मार्च को गोडाउन में था? नो. 70 रुपीज का स्टॉक 31st मार्च को गोडाउन में नहीं था और 4 अप्रैल को गोडाउन में था. तो क्या करें? माइनस. जो भी एक्शन लेना है वो इसके अकॉर्डिंग लेना है, 31st मार्च के अकॉर्डिंग. 31st मार्च यस बोलता है और 9th अप्रैल नो बोलता है, तो ऐड करना है. 31st मार्च नो बोलता है, 9th अप्रैल यस बोलता है, तो लेस करना है. दोनों जगह नो बोलता है, कुछ नहीं करना. दोनों जगह यस बोलता है, कुछ नहीं करना. 50 रुपीज के स्टॉक के बारे में क्या स्टोरी है? क्या ये 50 रुपीज का स्टॉक 9th अप्रैल को गोडाउन में है? नो, क्योंकि अभी तक मिला ही नहीं. क्या ये 31st मार्च को भी गोडाउन में था? नो, 31st मार्च को तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि खरीदाई उसके बाद है. नो नो यानी कुछ नहीं करना है. गुड्स इनवॉइस्ड ड्यूरिंग द मंथ बट गुड्स रिसीव्ड ओनली ऑन 4th अप्रैल ₹100. गुड्स इनवॉइस्ड
33/1/3% ही होगा ना, दैट इज इक्वल टू 1/3 ना। थर्टी 33.33% का मतलब क्या होता है? मैंने 1/3% बोला था या 1/3 बोला था? 1/3 बोला है ना, परसेंट कहाँ बोल रहा हूँ। 33.33% का मतलब 1/3 होता है ना, नहीं होता? Goods invoiced during the month of March, but goods received only on 4th of April amounting to 100. इनवॉइस कब बन गया था? मार्च में ही। और गुड्स रिसीव कब हुई? अप्रैल में। तो क्या 31 मार्च, क्या 9 अप्रैल को ये 100 रुपीज की गुड्स गोडाउन में थी? यस, क्योंकि 4 अप्रैल को रिसीव हुई है। क्या ये गुड्स 31 मार्च को गोडाउन में थी? नो। क्या करें? आगे आपके पास आंसर 26,120 रुपीज। ये आपका स्टॉक है 31 मार्च का, फिजिकल स्टॉक एज ऑन 31 मार्च। इसी तरह से चेक करके करोगे तो ही होगा भाई, लिख नहीं रहे हो? नहीं, पर नोट करना पड़ेगा भाई, बाद में इसका आंसर मिलेगा नहीं। इसी को नोट करें स्टेटमेंट फॉर्म में। तो कैसे करोगे? स्टॉक एज ऑन 9 अप्रैल 25,000, और फिर एड लेस लैंग्वेज के साथ, जो भी लैंग्वेज थी इंफॉर्मेशन की वही लैंग्वेज लिख के एड लेस कर दीजिए। अभी तो प्लस माइनस कर दो बस इसको, बाद में लैंग्वेज लिख लेना। नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। प्रोसेस मैंने आपको समझाया है, इसको वापस अब समझते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। अच्छा क्वेश्चन है। Mr. Vijay's financial year end on 31st March 2018, but actual stock is not taken until the 8th April. 8th April को स्टॉक जाके पता चला 7425, 7,425 रुपीज का स्टॉक है 8th ऑफ अप्रैल को। हमें चाहिए 31st मार्च को। वापस उन्हीं क्वेश्चंस को लेंगे और उन्हीं का आंसर्स ढूंढेंगे। सेल्स आर एंटर्ड इन द सेल्स बुक ऑन द सेम डे, रिटर्न इनवर्ड बुक ऑन द सेम डे, purchases are entered in the purchase day book as invoice are received। परचेज की एंट्री इनवॉइस आते ही कर ली जाती है, सेल्स की एंट्री डिस्पैच के टाइम पे की जाती है, रिटर्न की एंट्री गुड्स रिसीव होने पे की जाती है। ड्यूरिंग द पीरियड मार्च से 8 अप्रैल तक सेल्स कितनी हुई है? 8600। अब ये जो सेल और परचेज वाला पार्ट है ना, जो डायरेक्टली सिर्फ सेल और सिर्फ परचेज वाला पार्ट है, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। अब ये क्लियर है कि क्या करना है। ड्यूरिंग द पीरियड की सेल मार्च में गोडाउन में थी, अप्रैल में गोडाउन में नहीं थी, क्या करना है? ऐड करना है। और परचेज के केस में लेस करना है। लेकिन बाकी सारी चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, इसलिए यहां वाला पार्ट, सेल्स बिटवीन 31 मार्च से 8 अप्रैल 8600,
क्या करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे या लेस? ऐड करेंगे ना, हाँ तो करो ना भाई इतना। 7425, add sales during the period, total sale amount 8600 और rate of GP वही 1/3 on cost 80 कितना है स्टॉक लेस GP 6450। Point number 2, purchase during the period 660, but of these goods 60 are not received until after the stock was taken। उस पीरियड का परचेजेज है 660, लेकिन 60 रुपीस का स्टॉक अभी तक रिसीव नहीं हुआ। क्वेश्चन उसी का आंसर चाहिए। 31 मार्च एंड 8 अप्रैल 600 के स्टॉक की बात करते हैं पहले। क्या 31 मार्च को गोडाउन में होनी चाहिए? क्या 31 मार्च को गोडाउन में होनी चाहिए थी? क्या 31 मार्च को ये गुड्स गोडाउन में थी? नहीं, खरीदी 31 मार्च के बाद में है। क्या 8 अप्रैल को गोडाउन में है? हाँ। क्या करना है? माइनस 60 रुपीस की गुड्स क्या 8 अप्रैल को गोडाउन में थी? नो, अभी तक नहीं मिली। क्या 31 मार्च को गोडाउन में थी? नो, खरीदी उसके बाद है। क्या करना है? कुछ नहीं। 600 रुपीस लेस परचेज ड्यूरिंग द पीरियड, परचेज ड्यूरिंग द पीरियड लेस नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स इनवॉइस्ड ड्यूरिंग द मार्च 31 मार्च से पहले का इनवॉइस्ड, 31 मार्च से पहले का इनवॉइस गुड्स था, इसका मतलब परचेजेस रिकॉर्ड हो चुकी होंगी, बट नॉट रिसीव्ड until after 31st March to 500 of which 350 worth are received between 31st March से 8 April। वापस स्टोरी, दो पार्ट हो गए, एक 150 और एक 350। दोनों के बारे में बात करते हैं, 150 एंड 350। क्या 150 8 अप्रैल को गोडाउन में था? नहीं, मिली नहीं, अभी तक ही नहीं मिली है। तो 8 अप्रैल को ये गोडाउन में, क्या ये 31 मार्च के स्टॉक में काउंट होनी चाहिए? हाँ, क्योंकि ये मार्च में खरीदी हुई है। अभी आपको फिजिकल स्टॉक नहीं मांग रहा है, वो आपको स्टॉक मांग रहा है। और स्टॉक में परचेजेस कब रिकॉर्ड हो रही है? इनवॉइस के आते ही। तो इनवॉइस कब आया? मार्च में। अब मार्च में इनवॉइस आ गया तो ये आपका स्टॉक है। बिल्कुल, ये मेरा 31 मार्च का स्टॉक है। गुड्स आई नहीं थी लेकिन स्टॉक तो है। क्यों? क्योंकि इनवॉइस से हम परचेज रिकॉर्ड करते हैं और इनवॉइस हमें मार्च में ही मिल चुका था। क्या ये 8 अप्रैल को जो आपने स्टॉक कैलकुलेट किया है वो फिजिकल कैलकुलेट किया है? बिल्कुल। क्या वो फिजिकल स्टॉक काउंट करते वक्त 150 की गुड्स उसमें इंक्लूड हुई? नहीं हुई, क्योंकि फिजिकली वो अभी तक हमें नहीं मिली। क्या वो 31 मार्च को आपका स्टॉक है? यस,
31 मार्च को मेरा स्टॉक है, क्योंकि इनवॉइस मुझे 31 मार्च से पहले ही मिल चुका है। क्या करना है? ऐड 350। क्या 8 अप्रैल को 350 आपके स्टॉक में काउंट हुआ? हाँ, क्योंकि ये उस पीरियड में मिला है, काउंट हुआ। क्या ये 31 मार्च को आपका स्टॉक का पार्ट होना चाहिए? यस, होना चाहिए। दोनों तरह के यस है तो क्या करें? कुछ नहीं, ऐड 150। गुड्स इनवॉइस्ड इन मार्च नॉट कंसीडर्ड इन स्टॉक। मार्च में इनवॉइस हो गई थी लेकिन अभी तक कंसीडर नहीं की गई। 2 या 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस से इसी पार्ट को स्ट्रॉन्ग करिएगा। ये यस नो वाले तब भी आंसर कर परफेक्ट आएगा ना, बहुत उलझा देता है ये। जहां भी एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए 2-3 इंफॉर्मेशन अलग अलग हो, अमाउंट को ब्रेक कर दो। जैसे 600 के स्टॉक की बात कर रहा था, 500 की बात कर रहा था, 350 की अलग बात कर रहा था, हमने दोनों अलग अलग कर दिया ताकि हमें आंसर्स मिले हर चीज का। नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ नहीं, ये आ गया आपका स्टॉक एज ऑन 31 मार्च। टोटल लगा दीजिए। 13,425 stock is on 31st March. आ रहा है थोड़ा बहुत समझ में? नेक्स्ट, Ratan closes financial books on 31st March every year. Stock taking continue after this week, a week after this date. In 2018, the value of closing stock came to 37,400 without making the following adjustments. एक हफ्ते बाद जाके पता चला स्टॉक 31 मार्च के बाद। स्टार्ट करें। स्टॉक एज ऑन 7th of April. Stock as on 7th April 37,400. नहीं, हाँ, goods purchase are recorded in the books as on the date of invoice. Purchase invoice was received on 28 मार्च। इसका मतलब 31 मार्च का स्टॉक है। 28 मार्च को इनवॉइस आ गई थी, बट दिस इनवॉइस वर रिसीव्ड ऑन 24, सॉरी, but goods against this invoice was received on 24th March. इसके अगेंस्ट जो गुड्स थी वो रिसीव कब हुई? 24th मार्च। इनवॉइस कब मिला? कुछ नहीं करना है। 24 मार्च को गुड्स गोडाउन में आ गई, 28 मार्च को इनवॉइस आ गया, मार्च का स्टॉक मार्च में ही आ चुका है, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट, परचेज इनवॉइस was received on, but goods against this were not received until the stock was completed. 31st मार्च का स्टॉक है, हाँ। क्या 7th अप्रैल को गोडाउन में काउंट हुआ? नो, अभी तक नहीं मिला। क्या करें? कर दो ऐड। सिर्फ यस नो का आंसर चेक करो, आपके पास पूरा आंसर आ जाएगा। कर दो ऐड। ऐड गुड्स इनवॉइस इन मार्च नॉट रिसीव्ड। गुड्स इनवॉइस इन मार्च नॉट रिसीव्ड। ठीक है, क्लियर आ रहा है ना? क्लैरिटी। नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स वर्थ रुपीज 1400 वर रिसीव्ड ऑन 31st मार्च। गुड्स कब आ गई?
The invoice was not received. The invoice was received on 3rd April. वापस वही सवाल, क्या ये 31 मार्च का स्टॉक है? नहीं है। अरे नहीं है। कब होता है? इनवॉइस से डिसाइड होता है। इनवॉइस कब मिला? 3rd अप्रैल को। तो 3rd अप्रैल को इनवॉइस आया, यानी 31 मार्च को ये आपका स्टॉक चाहे फिजिकली आ गया, आपका स्टॉक नहीं है, क्योंकि स्टॉक हम किससे रिकॉर्ड करते हैं? इनवॉइस से। तो ये 31 मार्च का मेरा स्टॉक, क्या ये 7 अप्रैल को गोडाउन में था? हाँ, क्या करें? लेस उड़ा दो। गुड्स रिसीव्ड बट नॉट द इनवॉइस। अपने से चलेगा। गुड्स रिसीव्ड on 31st March, invoice received on 3rd April. Yes. Purchase invoice of 500 was received on 5th April, यानी 31st मार्च का स्टॉक नहीं है। The goods against which were not received until the stock taking, 7 अप्रैल को भी स्टॉक गोडाउन में नहीं था। कुछ नहीं करना। इनवॉइस कब आया? 31 मार्च का स्टॉक है। 7 अप्रैल को जो आपने स्टॉक काउंट किया वो फिजिकल स्टॉक काउंट होता है। स्टॉक टेकिंग ना, स्टॉक टेकिंग इज फिजिकल स्टॉक टेकिंग। तो 7 अप्रैल को जो आपको स्टॉक दिया हुआ है ना, वो फिजिकली कैलकुलेटेड स्टॉक है। आपको 31 मार्च का स्टॉक चाहिए, नॉट फिजिकली, आपको चाहिए बुक वाला। तो 7 अप्रैल को जब भी चेक करेंगे वहां फिजिकल एग्जिस्टेंस चेक करेंगे, 31 मार्च को जब भी चेक करेंगे वहां अकाउंटिंग एग्जिस्टेंस चेक करेंगे, अनटिल अनलेस क्वेश्चन आस्क फिजिकल स्टॉक। यदि क्वेश्चन फिजिकल स्टॉक की बात करता है तो 7 अप्रैल को तो फिजिकल ही है। जो आपने स्टॉक कैलकुलेट किया है वो तो फॉर श्योर फिजिकल ही है। तो फिजिकली 7 अप्रैल को ये गुड्स गोडाउन में थी क्या? फिजिकली क्या ये 7 अप्रैल को गुड्स गोडाउन में थी क्या? नहीं। तो 7 अप्रैल को नो। 31 मार्च को क्या ये स्टॉक में काउंट होनी चाहिए? नो, इनवॉइस बाद में आया है। नेक्स्ट, परचेज इनवॉइस ऑफ 500 वाज रिसीव्ड ऑन 6th अप्रैल। अब यह बहुत क्लियर हो गया, 6th अप्रैल को इनवॉइस रिसीव हुआ है, बट गुड्स ऑफ ओनली 160 कुड बी रिसीव्ड अप टू द टाइम। दो पार्ट कर दूं, 160 एंड 340। 160 का क्या स्टेटस है? 31 मार्च को तो दोनों ही हमारा स्टॉक में नहीं आना चाहिए। 160 कब मिला? मिल गया। और 340 नहीं मिला। 160 क्या करेंगे? लेस करेंगे, लेस। अभी हो गए समझदार आप लोग। अगला क्वेश्चन अब आप करके बताएंगे। देखो, इतनी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट को इतने प्यार से छोटा सा यस और नो के अंदर कंप्लीट कर दिया, और क्या चाहिए यार। बस ध्यान ये रखना, क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर फिजिकल स्टॉक और स्टॉक, बुक स्टॉक। चलो क्वेश्चन नंबर 13। अभी पहले पता चल गया स्टॉक, 23 मार्च को स्टॉक कैलकुलेट कर लिया हमने, फिजिकली कैलकुलेट किया है, 23 मार्च को कैलकुलेट कर लिया, 6 लाख रुपीस का स्टॉक है। हमें 31 मार्च पे जाना है। स्टॉक एज ऑन 23 मार्च,
6 लाख या 2 लाख? 6। 31 मार्च को स्टॉक था 6 लाख। पॉइंट नंबर 1, परचेज ऑफ 50,000 of this goods worth ₹20,000 were delivered on 5th April। ये जो बात कर रहा है, ये सारी बातें कौन से पीरियड की कर रहा है? 23 मार्च से 31 मार्च के बीच में क्या हुआ? तो ये कह रहा है 23 मार्च से 31 मार्च के बीच में 50,000 का स्टॉक खरीदा था, जिसमें से 20,000 का स्टॉक 5 तारीख को डिलीवर हुआ। पहले तो आपकी डेट अब होगी 23 मार्च एंड 31 मार्च। क्वेश्चन, क्या ये 50,000 का स्टॉक 23 मार्च को गोडाउन में था? हो ही नहीं सकता, खरीदा ही बाद में है। नो। क्या 31 मार्च को ये स्टॉक गोडाउन में होना चाहिए? क्या 31 मार्च को ये स्टॉक आपके गोडाउन में होना चाहिए? हाँ। खरीदा कब है? 23 मार्च से 31 मार्च के मिले या ना मिले, खरीद लिया ना, इनवॉइस तो बन गया ना, तो ये आपका स्टॉक है। हाँ, 31 मार्च का ये पूरा मेरा स्टॉक है। क्या करें? क्या करें? ऐड 31 मार्च वाला एक्शन करते हैं भाई। इस बार 31 वो 23 मार्च है, पहले लिखा हुआ है। देखने की आदत वैसी होगी ना अभी 3 क्वेश्चन में कि इधर लिखा है क्रॉस तो लेस करें, ऐड करेंगे। ऐड गुड्स परचेज्ड ड्यूरिंग द पीरियड। ड्यूरिंग द पीरियड परचेज किया है, चाहे मिले या ना मिले, हमारा स्टॉक है। और 23 मार्च को ये स्टॉक के अंदर नहीं था, ऐड होना है। आप जो डिसीजन लेंगे वो 31 मार्च को देख के लेंगे। आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स वर्थ ₹30,000 वर अनसोल्ड। कंसाइनमेंट पे गुड्स भेजी हमने, और ये हमने गुड्स कंसाइनमेंट पे भेजी है, तो क्या 23 मार्च को आपके स्टॉक में काउंट हुई होगी? फिजिकली तो गोडाउन में थी नहीं, कहां पड़ी थी? इन्हीं के पास, तो आपके स्टॉक में काउंट हुई? नो। 23 को काउंट, क्या ये आप ही का स्टॉक है? हाँ। कॉन्सेप्चुअली कंसाइनी के पास रखा हुआ स्टॉक हमारा स्टॉक होता है, तो ये हमारा स्टॉक है। क्या करें? एड गुड्स लाइंग विद कंसाइनी, गुड्स लाइंग विद कंसाइनी या गुड्स विद कंसाइनी। Sales were 1,70,000. Sales were 1,70,000. These include goods worth ₹40,000 sent on approval. Half of these were returned before 31st March. As regards remaining, no information is received. Option period is 2 week. पहले तो 2 पार्ट कर दो, 170 में से ये 40 अलग कर दो, 1,30,000 एंड 40, इन दो के अलग अलग बात करेंगे। पहले 130 की सेल, ड्यूरिंग द पीरियड की सेल, क्या 23 मार्च को ये 130 की गुड्स गोडाउन में थी? यस। क्या ये 31 मार्च को भी गोडाउन में होनी चाहिए? नो। बिक गई। क्या करें? लेस। चलो पहले लेस करो। लेस सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड। दो ऐड वाले अमाउंट आ चुके थे ना, कितने कितने? एक 50 और एक 30। लेस सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड, 1 लाख
30,000 माइनस जीपी, सीधा लेस कर दिया बिना जीपी के। कॉस्ट प्लस 25%, 1/4 ऑफ कॉस्ट यानी 1/5 ऑफ सेल्स। अरे एक मिनट, एक मिनट, नीचे और गड़बड़ भी है। However, one lot of goods costing 30,000 was sold for 15,000. इस सेल भी दिया हुआ है, पहले उसे भी हटाओ यहां से। लेस एबनॉर्मल सेल कितने की है? लेस जीपी, $92। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल सेल, एबनॉर्मल सेल की कॉस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन में ही दे रखी है। ये जो 15,000 की abnormal sale कितने की थी? 30,000 की। सेल में से जीपी माइनस करके कॉस्ट निकाल के लिखा जाता है। 1,70,000 की सेल्स में से 40,000 की सेल्स अप्रूवल वाली थी, उसको तो अलग कर दिया मैंने, बाद में डील करेंगे। बची हुई 1,30,000 की सेल में से 15,000 की सेल्स एबनॉर्मल सेल्स थी। एबनॉर्मल सेल्स का मतलब उस पे वो रेट ऑफ जीपी नहीं लगा जो बाकी सेल्स पे लगा होगा, तो उस 15,000 की सेल्स को भी निकाल दिया अलग। बची हुई सेल्स में 1/5 का जीपी माइनस किया। अब उस एबनॉर्मल सेल को भी माइनस करना था, लेकिन एबनॉर्मल सेल कितने की है? 15 की। माइनस क्या करते हैं? कॉस्ट। उसकी कॉस्ट ऑलरेडी मालूम है हमें, कितनी है? 30,000, वो माइनस कर दी। अब अप्रूवल वाले पार्ट की बात करते हैं। गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल क्या बोल रहा है? 40,000 की गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, हाफ ऑफ दीज गुड्स रिटर्न बिफोर 31 मार्च, और आधी अभी तक नहीं मिली। चलो वही क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। 23 मार्च, 31 मार्च, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल, क्या ये 23 मार्च को आपके गोडाउन में थी? हाँ, क्योंकि ये बेची कब गई है? 23 मार्च के बाद। तो इस दिन तो ये दोनों स्टॉक हमारे गोडाउन में थे। क्या ये 20,000 की गुड्स जो रिटर्न होके आ गई, क्या ये 31 मार्च को गोडाउन में थी? रिटर्न होके आज, तो ये हमारा स्टॉक है। ये जो गुड्स अप्रूवल पे सेल की और रिटर्न होके अभी तक नहीं आई, क्या ये 31 मार्च को आपका स्टॉक है? क्या ये 31 मार्च को आपका स्टॉक है? हाँ, गुड्स ऑन अप्रूवल कस्टमर के पास रखा होता है तो वो हमारा ही स्टॉक होता है, तो ये हमारा ही स्टॉक है। क्या करें? कुछ नहीं, इस पूरे 40,000 का कुछ नहीं करना।
जो गुड्स हमने अप्रूवल पे सेल की थी उसमें से आधी रिटर्न होके आ गई, आधी रिटर्न नहीं हुई। कोई भी सिचुएशन हो, वो पूरा का पूरा स्टॉक हमारा है। जो रिटर्न होके वो भी हमारा स्टॉक, अप्रूवल पीरियड बाकी है वो भी हमारा स्टॉक है, और वो 23 मार्च को ऑलरेडी स्टॉक में काउंट हो भी चुका है। स्टॉक में काउंट भी हो चुका है और है भी हमारा ही स्टॉक। अच्छा, यहाँ पे ये आ जाता गुड्स ऑफ 20,000 अप्रूव्ड बाय द बायर, तो उस केस में क्या होता, यहां पे वो हमारा स्टॉक नहीं होता और फिर हम क्या करते, लेस करते। अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लो इस क्वेश्चन को। कंसाइनमेंट का पॉइंट भी आ गया, अप्रूवल का पॉइंट भी आ गया, और डे बिफोर 31 मार्च का पॉइंट भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 17। बहुत समय है ना हमारे पास तो अभी। बस क्लास बहुत लेट शुरू हुआ था ना हमारा, तो ट्रेन इज रनिंग लेट। पर ट्रेन इज रनिंग लेट, लेकिन क्या करें, ट्रेन चलती है तो हर स्टेशन पे भी रुकेगी। जितना टाइम उसको चलने में लगेगा उतना टाइम तो चलने पड़ेगा ही। तो वंस ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम वन स्टेशन, स्टिल वो लेट स्टार्ट हुआ है तो भी क्या वो लेट स्टार्ट होने से तो रूट कट कर देगी, चलो एक रूट से कट मार के निकल जाओ, लेट शुरू हुए थे। इसलिए क्लास पूरी चलेगी, आगे स्पीड तेज कर दें, चलो। वही तो, स्पीड तेज कैसे होती है, हॉल्ट, स्टेशन पे हॉल्ट नहीं करेंगे हम। 10 मिनट का हॉल्ट है, 1 मिनट में आगे भगा देंगे, बोले स्पीड तेज करनी है, गैप है। चलिए गाइस, इसके बाकी क्वेश्चंस कल कंप्लीट करेंगे। कल वी विल फिनिश दिस चैप्टर, क्योंकि ऑलमोस्ट ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर यदि हो गया है। आप लोग ट्राई करके क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19, 17, 18, 19, आप ये तीनों ट्राई करके आएंगे। मिलते हैं 5 मिनट के बाद वापस। बाय।